हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का पेपर जो कि आज हुआ था। पेपर बहुत ही आसान था, उम्मीद है आपको भी इजी लगा हो। तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टार्टिंग नेशनल इनकम के क्वेश्चन से, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट को इसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी। तो हम इसी क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर सेट नंबर 3 है मेरे पास, जिसमें नेशनल इनकम का क्वेश्चन नंबर 11 है। उससे पहले क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ इन एन इकोनॉमी बैंक रेट इज़ इंक्रीज हाउ विल इट अफेक्ट द डिमांड फॉर क्रेडिट। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर इकोनॉमी में बैंक रेट बढ़ जाती है तो क्रेडिट की डिमांड यानी कि उधार मांगने की, लोन मांगने की डिमांड कम होगी या बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात है, उधार मांगने की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बैंक रेट बढ़ रही है। वैसे ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन आपका बैंकिंग चैप्टर से था, डोंट नो वाई यहाँ पर क्यों दिया है उन्होंने, बट फिर भी आपको टर्म 1 में आता होगा। और ये थोड़ा ADES वाले चैप्टर से भी रिलेटेड है, तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें आप बैंक रेट की डेफिनेशन लिख सकते थे कि कॉमर्शियल बैंक अपनी जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं उसको RBI से डिस्काउंट कराती है। जिस रेट पर डिस्काउंट कराती है उसी को हम बैंक रेट बोलते हैं। और ये जनरली इन्फ्लेशन के टाइम RBI जो है वो बढ़ा देती है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रेडिट की डिमांड बढ़ती है, जिसकी वजह से उनको क्रेडिट की डिमांड क्या करना होता है, कम करना होता है, इसलिए वो बैंक रेट को बढ़ा देती है। तो 3 मार्क में आपने इसकी डेफिनेशन लिख दी हो और ये बता दिया हो कि बैंक रेट बढ़ेगी तो डिमांड फॉर क्रेडिट घट जाएगी, तो आपको 3 मार्क मिल जाएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है, दैट इज नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट में 2 पार्ट थे अगेन, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट जो था वो 3 मार्क का नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल, और सेकेंड जो था वो थ्योरेटिकल था। तो पहले देखते हैं अपन न्यूमेरिकल में जो एक्चुअल में उन्होंने कैलकुलेशन के लिए आंसर पूछा था वो था NDPFC यानी नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। और जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी वो थी आउटपुट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड वाले से। तो वहाँ पर हमें क्या क्या गिवन था क्वेश्चन में, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, आउटपुट सोल्ड, एक्साइज ड्यूटी, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये क्या है, ये कुछ नहीं बल्कि डेप्रिसिएशन है, चेंज इन स्टॉक, और लास्ट सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या है, ये है आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी कि GDP-MP कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड के लिए हमें चाहिए होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो अपना आ जाता है GDP-MP। यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने सेल की यूनिट्स बता दी है कि कितनी यूनिट सेल हुई है, 1250। उसके बाद उन्होंने उसकी प्राइस भी बता दिया है पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो एक यूनिट की हमें प्राइस भी पता है, तो अगर हमने अपने जितनी भी सेल हुई है यूनिट्स उनको प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेल्स। एक बार हमारे पास सेल्स आ गया, उसके बाद हमें क्या करना होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज इन स्टॉक प्लस करेंगे। यहाँ पर चेंज इन स्टॉक हमें करना था प्लस, लेकिन क्वेश्चन में गिवन था कैसा, नेगेटिव, तो हम प्लस माइनस माइनस कर देंगे, यानी कि 25,000 माइनस 500, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका आ जाएगा 24,500। अगेन फार्मूले वाइज यहाँ पर हमें लेस करना था इंटरमीडिएट कंजप्शन जो कि था 6,000, तो वो हम लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा GDP-MP दैट इज 18,500। उम्मीद है आपका भी GDP-MP 18,500 आया हो। उसके बाद एक्चुअल में उन्होंने मांगा क्या था, NDPFC। तो अब अपन क्या करेंगे, GDP-MP को NDPFC में कन्वर्ट करेंगे। G से N पर जाने के लिए, एक सेकेंड, ये आपका है NDPFC। G से N पर जाने के लिए यानी कि ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन माइनस, और डेप्रीसिएशन आपका दे रखा था कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज 1000। डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 17,500। तो G से अपन N पर आ गए, D से तो D पर ही रहना है।
अब अपन जाएंगे MP से FC। इनके बीच का अंतर क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि हमें गिवन था एक्साइज ड्यूटी के रूप में। तो MP से FC पर जाएंगे, यानी कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम एक्साइज ड्यूटी को अगेन माइनस करेंगे 5000, तो ये आ जाएगा आपका 12,500। ठीक, तो फाइनल आंसर जो इस क्वेश्चन का आया है वो आया है 12,500। ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन था। इस तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं भी हुई होगी, अगर आपने इसको थोड़ा सा शॉर्ट वगैरह में कर दिया होगा, तब भी आपको 3 मार्क आसानी से मिल जाएंगे। तो टेंशन ना लेना कि आपको एग्जैक्ट इसी फ्रेम में करना है, ठीक है। बस ये होना चाहिए कि आपने सब कुछ लिख रखा हो वहाँ पर कि क्या क्या हम ऐड कर रहे हैं और क्या क्या माइनस कर रहे हैं, यानी कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है लिख कर आए होंगे, तो आपको 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट पर, जो कि था 2 मार्क्स का। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और पता ही होता है बच्चों को कि आता ही आता है, फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इसमें मेन जो पॉइंट था वो उम्मीद है आप लोगों ने लिखा हो, दैट इज़ बाउंड्री लाइन वाला पॉइंट। फाइनल गुड जो होते हैं वो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया होता है, लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को अभी तक क्रॉस नहीं किया रखा होता है, वो लोग अभी भी विद इन दी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बाउंड्री को क्रॉस कर दिया है और इन्होंने अब तक बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया है, ठीक। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो खाली डेफिनेशन लिखकर काम नहीं चलने वाला था, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी लिखने थे। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर शुगर लिखा है, जो कि दोनों में लिखा है, फाइनल गुड्स में भी इंटरमीडिएट गुड्स में, क्योंकि ये गुड जो है वो किसी के लिए फाइनल गुड हो सकता है और किसी के लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है। कैसे? अगर आपने अपने खुद के घर के लिए, ठीक है, आपने अपने खुद के घर के लिए शुगर परचेज़ की है, तो वो हो जाएगा आपका फाइनल गुड, यानी कि वो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुका है। लेकिन अगर किसी स्वीट शॉप ने, किसी मिठाई वाले ने शुगर परचेज़ किया है, दैट मीन्स अभी वो शुगर को कैसे यूज़ करने वाले हैं, एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करने वाले हैं अपनी मिठाइयाँ बनाने के लिए। तो उनकी जो मिठाइयाँ रहेगी वो फाइनल गुड रहेगा, लेकिन उनका जो शुगर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रॉ मटेरियल रहेगा, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक। क्योंकि शुगर को उन्होंने किस में कन्वर्ट किया है, मिठाइयों में कन्वर्ट किया है, तो मिठाइयाँ जो रहेगी वो फाइनल गुड, क्योंकि वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया है, लेकिन शुगर अभी बाउंड्री लाइन के अंदर है, ठीक। तो उम्मीद है आपने इसका डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल लिख दिए हो। बस 2 पॉइंट बहुत है 2 मार्क्स के लिए, इतना आपने कर दिया हो तो आपको आसानी से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट। इसमें अगेन 2 पार्ट थे, फर्स्ट 3 मार्क का और सेकेंड आपका 2 मार्क का। 3 मार्क में आपसे पूछा था एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होता है, ये बेनिफिट्स भी हो सकते हैं और हार्म्स भी हो सकते हैं, कुछ अच्छा भी हो सकता है और कुछ बुरा भी हो सकता है, एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंच सकता है, ठीक है। इसके 4 टाइप्स होते हैं। ये दोनों जो मैंने लिख रखे हैं वो निगेटिव हैं, निगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज़, निगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटीज़। 2 पार्ट और बनेंगे इसके, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज़ और पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया बेनिफिट्स भी हो सकते हैं और हार्म भी हो सकते हैं। ये दोनों जो मैंने लिखे हैं वो हार्म है, यानी कि निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। जैसे कि किसी मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान क्या किया रखा है, पॉल्यूशन रिलीज़ किया है एटमॉस्फेयर में, तो उसको हम बोलेंगे निगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज़, क्योंकि ये दूसरे को हार्म पहुंचा रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा निगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटीज़, यानी कि कंजप्शन करते टाइम किसी दूसरे को हार्म पहुंचाना, उसको हम बोलते हैं निगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटीज़। इसमें एग्जाम्पल बहुत सिंपल, जब भी कोई स्मोकिंग करता है तो वो दूसरे बंदे को क्या हार्म पहुंचाता है, ठीक है, तो इसको भी हम निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ कर रहे हैं। और इसके 2 और बन जाएंगे, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़, कंजप्शन से रिलेटेड और प्रोडक्शन से रिलेटेड। इसमें भी आप एग्जांपल लिख सकते थे, जैसे कि किसी ने गार्डन बनवाया और आपको उसके फूलों की महक आ रही है, इसका मतलब वो आपको कैसे कर रहा है, वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव
एक्सटर्नलिटीज़। ठीक, तो यहाँ पर आपसे सिंपल एक्सटर्नलिटीज़ का कंसेप्ट पूछा रखा था, तो आपने एक्सटर्नलिटीज़ की डेफिनेशन और एक दो उनके बारे में लिख दिया होगा और उनके एग्जाम्पल लिख दिए होंगे, तो इतना बहुत है, आपको आराम से इसमें 3 मार्क मिल जाएंगे। ठीक, अब इसके नेक्स्ट पर जाते हैं। तो नेक्स्ट जो था इसका वो था एक्सपोर्ट आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये पूछा था एक्सपोर्ट NFIA का पार्ट नहीं होता है। अब आपको बताना है क्या होता है या नहीं होता। तो एक्सपोर्ट NFIA का पार्ट नहीं होता है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो एक आपने इसको करेक्ट स्टेटमेंट लिख दिया, साथ के साथ एक काम आपको करना था एक्सपोर्ट की डेफिनेशन और दूसरा आपको काम करना था NFIA की डेफिनेशन। अगर आपने इन दोनों की डेफिनेशन लिख दी है तो बिल्कुल लोड ना लेना, आपको 2 मार्क पक्के हैं। एक्सपोर्ट क्या होता है? तो एक्सपोर्ट सिंपल सा वो होता है जो बाहर के लोगों ने डिमांड कर रखी होती है, बाहर के लोग परचेज करते हैं सामान, लेकिन वो सामान कहाँ पर बनता है? वो सामान इंडिया के अंदर बनता है। अगर मैं इंडिया को एग्जांपल लूँ कि इंडिया हमारी कंट्री है, ऑब्वियस है, लेकिन हो सकता है बाहर के लोग भी देख रहे हो, तो यहाँ पर हमारी कंट्री का कौन है? इंडिया है। और इंडिया में अगर सामान बना है तो उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस, और वो खरीद कौन रहा है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि बाहर के लोग, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट और NFIA बिल्कुल अलग अलग कंसेप्ट है। एक्सपोर्ट क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, जो इंडिया के अंदर सामान बनता है और बाहर के लोग उसको परचेज कर रहे हैं। दूसरी तरफ NFIA क्या होता है? NFIA का मतलब डिफरेंस होता है किस किस के बीच में? जो इनकम अर्न कर रहे हैं हमारे लोग, हमारे मतलब इंडिया के लोग बाहर एब्रॉड में, उसको लेते हैं हम पहले। उसके बाद बाहर के लोग इंडिया में इनकम अर्न कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह बहुत अलग अलग है। एक्सपोर्ट एक अलग कंसेप्ट है और NFIA एक अलग कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये दोनों ही अलग अलग होते हैं, इसलिए NFIA में एक्सपोर्ट नहीं आता। ये आपको समझ में आ गया NFIA क्या होता है? पहले हम इसमें देखते हैं हमारे लोग बाहर कितना कमा रहे हैं, उसमें से हम माइनस कर देते हैं बाहर के लोग यहाँ कितना कमा रहे हैं। तो टोटल हम देखते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि हमारे लोग बाहर से कितना नेट इनकम कमा रहे हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट टाइम सुन रहा होगा उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जिसने ये कंसेप्ट पहले पढ़ रखे हैं, ये सिर्फ मैं एग्ज़ाम पेपर जो है सिर्फ रिव्यू कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक्चुअल में कंसेप्ट नहीं समझा रहे हैं, पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको लिखना था। दोनों की डेफिनेशन लिख दी हो तब भी आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, वो था डिफ्लेशनरी गैप से रिलेटेड। तो डिफ्लेशनरी गैप में आपने इसकी डेफिनेशन लिख दी होगी, ये यहाँ पर हिंदी में है। अगर आपने हिंदी में अटेम्प्ट किया है तो ये वाली डेफिनेशन, इंग्लिश में अटेम्प्ट किया है तो उससे रिलेटेड। साथ के साथ आपने डिफ्लेशनरी गैप का इस तरीके से ग्राफ बना दिया हो, पहले AD यहाँ पर और नेक्स्ट AD आपने कम कर कर यहाँ पर बना दियो, और उसके बीच का गैप हो जाएगा डिफ्लेशनरी गैप। तो इसमें आपने 2 काम कर दिए होंगे, एक डेफिनेशन और दूसरा ग्राफ। साथ के साथ उन्होंने पूछा था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या करना है। सो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इन हिंदी, रेपो दर और विपरीत रेपो दर, इन दोनों को ही हम कम करेंगे, उससे हमारा अस्फीतिक अंतराल यानी कि इंग्लिश में डिफ्लेशनरी गैप ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? अगर हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कम कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, कमर्शियल बैंक मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करती है, जिससे कि लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ती है इकोनॉमी में, और वो लोग डिमांड करना शुरू कर देते हैं, और AD जो यहाँ पर कम हुई थी वो बढ़ जाती है, उससे ही हमारा डिफ्लेशनरी गैप ठीक हो जाता है। यहाँ पर आपको मैंने बताया था आपको क्या क्या करना था, एक डेफिनेशन लिखनी थी डिफ्लेशनरी गैप की, उसका ग्राफ ज़रूर बनाना था, बिकॉज ये 5 मार्क का क्वेश्चन था। इन दोनों की डेफिनेशन और इन दोनों का रोल, यानी कि इसको कम करना है, ये आपने लिख दिया होगा, तो बस आपके 5 मार्क पक्के हैं। 5 मार्क का था, इसलिए आपको इतना सब कुछ लिखना था। उम्मीद है आपने लिखा हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 13A, इसमें आपको बहुत सिंपल 2 मार्क के लिए क्या पूछा था, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन। चैप्टर का नाम ही इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो उसकी डेफिनेशन तो आपने आराम से लिख दी होगी। इसमें 2 पॉइंट्स उसके
सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके एग्जाम्पल लिख दिए होंगे तो बस फिर तो आपके पक्के ही पक्के हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? वही अपना हेल्थ, एजुकेशन, और इकोनॉमिक जैसे आपका एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब। तो इतना आपने लिख दिया होगा इसकी डेफिनेशन और ये दोनों, तो आपके 2 मार्क पक्के हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट बी था, वो केस स्टडी थी पूरी की पूरी। उसमें आपको सब कुछ गिवन था और किससे रिलेटेड थी? पीएम गति शक्ति स्कीम। गति शक्ति मतलब एक तरीके से स्पीड, और ये किस लिए था? ये आपको लॉजिस्टिक वगैरह अच्छी करने के लिए। लॉजिस्टिक का मतलब अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, जैसे कि आपको पता होगा कि जो चीज़ें हैं वो प्रोडक्शन कहीं और होता है और कंजप्शन कहीं और होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन से कंजप्शन तक की जगह को, इसको आसानी से और जल्दी सामान पहुंचाने के लिए उसी को अपन बोलते हैं लॉजिस्टिक, ठीक। तो इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च क्यों कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि लॉजिस्टिक अच्छा हो। एक दो चीज़ें और थी, स्टील एंड सीमेंट की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बूस्टअप करने के लिए, स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइज हैं, फार्मर्स हैं, उनको अच्छा करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरीके से आपने इसके 2 कोई भी ऑब्जेक्टिव लिख दिए होंगे तो आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें बस आपको करना क्या था, 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो पीएम गति शक्ति स्कीम के बारे में थोड़ा सा लिख दिया और इसके 2 ऑब्जेक्टिव जैसे कि मैंने आपको बताया वो लिख दिए होंगे, तो बस आपके 3 मार्क पक्के। ये तो सीधा मतलब मेरे को तो इसलिए बहुत इजी लगा क्योंकि जितने भी 5 मार्क के क्वेश्चन थे, नेशनल इनकम का क्वेश्चन था, वो सब बहुत ईजी दे रखा। 22 मार्क्स का हमने पेपर डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से पेपर किया हो, और अगर छोटी मोटी भी दिक्कत हुई होगी तो मुझे लगता है आपके 20 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा कि सब कुछ समझ में आया। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। साथ के साथ इंस्टा का भी लिंक है तो वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बी हैप्पी ऑलवेज।